Hello student, today we read chapter 5 of class 7th in subject English. Chapter name is quality. Quality means होता है गुण, योग्यता. Let's we read chapter. स्टूडेंट्स आप भी अपनी बुक ओपन कर लेना और मेरे साथ साथ रीड करना. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist, and the same respect for it too. क्या किसी शूमेकर को आर्टिस्ट कहा जा सकता है? यदि हाँ, वह किसी अन्य आर्टिस्ट की तरह अपने व्यवसाय में दक्षता और गर्व महसूस करता हो. मिस्टर गेज़लर, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. और साथ ही इसके प्रति ठीक वैसा ही सम्मान भी रखता हो. जर्मन शूमेकर मिस्टर गेस्लर जो लंदन में बसे हुए थे, सेटल थे, इस आर्ट में वह निपुण थे, यानी कि वह एक पूर्ण तरह आर्टिस्ट थे. आओ इस स्टोरी को यह समझने के लिए हम रीड करें कि किस तरह वह अपने लाइफ को अपनी आर्ट के प्रति समर्पित कर देते हैं. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. मैं उसे अपनी यानी युवावस्था के समय से ही जानता था, बिकॉज उसने मेरे पापा के बूट बनाए थे. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. वह अपनी शॉप में अपने बड़े भाई के साथ में रहता था, जो कि लंदन के संभ्रांत क्षेत्र की एक संकरी स्ट्रीट में थी. The shop had a certain quite distinctions. उस शॉप में कुछ विशिष्टताएं थी. There was no sign upon in it other than the name of Gessler Brothers and in the window of few pairs of boots. उस शॉप में गेस्लर ब्रदर नाम की पट्टिका के अतिरिक्त अन्य कोई निशान नहीं था. There was no sign upon नीचे वाली लाइन. He made only what was ordered, and what he made never failed to eat. To make boots, such boots as he made, seemed to me then, and still seems to me, mysterious and wonderful. और वहाँ विंडो में कुछ जोड़ी बूट रखे हुए थे दिखाने के लिए. वह केवल वे बूट न बनाता था जो उसको ऑर्डर किए जाते थे, और वह शूज़ वह बनाता था जो कभी भी फिट आने में असफल नहीं होते थे, अर्थात एकदम वह फिट आते थे. बूट्स बनाना, ऐसे बूट जैसे कि वह बनाया करता था, तब मुझे विचित्र व रहस्यमय लगते थे, और अब भी उसी तरह के ही लगते हैं. I remember well my share remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer given him a sudden smile from out of the redness of his beard. ID is an art. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary some essence of boots stitched into them. संकोचवश की गई वह टिप्पणी मुझे अभी भी रिमेंबर है, जब मैं अपनी युवावस्था के समय पैर इसके सामने फैला रहा था. मिस्टर गेस्लर
क्या यह काम बहुत ही कठिन नहीं था? और उसकी दादी की लालिमा से आई अचानक स्माइल के साथ उसने आंसर दिया, यह एक आर्ट है। उसके पास अक्सर जल्दी जाना संभव नहीं था। उसके बनाए हुए बूट बहुत ही टिकाऊ होते थे। बूटों का मुख्य सार उनकी सिलाई में था। One went into not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited a guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some ड्रीम्स ऑफ बूट्स। जब कोई उसकी शॉप में जाता तो अधिकांश अन्य शॉप की तरह नहीं, बल्कि आराम से ऐसे जाता कि वह चर्च में इंटर करता हो, और वह लकड़ी की बनी हुई एकमात्र कुर्सी पर बैठकर वेट किया करता था। जब भारी आवाज़ और उसके चप्पलों की टप टप की साउंड संकरी लकड़ी की सीढ़ियों पर पड़ती हुई सुनाई देती थी, और फिर वह उस व्यक्ति के सामने बिना कोट पहने हल्का सा झुका हुआ चमड़े के एप्रॉन में कमीज की आस्तीनों स्लीव को पीछे की ओर मोड़े हुए वो पलक झपकाते हुए ऐसे खड़ा हो जाता है कि मानो वह कभी कभी बूटों के किसी स्वप्न में जगा हो। Without a word, he would leave me, retiring once he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his tread. और मैं उससे And I would say, how do you do, Mr. Gaslier? Could you make me a pair of Russian leather boots? और मैं उससे कहा करता कि मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं? क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के बूट बना सकते हैं? वह कोई बिना कुछ बोले मुझे आराम करने की अवस्था में छोड़कर चला जाता, और जब वह वापस आता तो शॉप के दूसरे हिस्से में जाता, तब तक मैं उसके व्यापार की गंध सूंघते रहते अर्थात चमड़े की गंध सूंघते रहकर वुडन चेयर पर आराम करता था। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather with eyes fixed on it. He would remark, what a beautiful beast. When I too had admired it, he would speak again. जल्द ही वह अपने हैंड में एक सुनहरे भूरे रंग का चमड़े का गोल्ड ब्राउन लेदर पकड़े हुए अंदर वापस आता है, और उस लेदर के ऊपर अपनी निगाह टिकाते हुए वह कहता है कि कितना सुंदर पीस है। जब मैं भी उसकी प्रशंसा करता तो वह भी फिर से कहता कि वे तुम कब चाहते हो, और मैंने जवाब दिया, ओह, आप अपनी सुविधा के अनुसार जितनी जल्दी दे सके दे देना। When do you want them? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. And he would say, tomorrow fortnight, or if he were his elder brother, I will ask my brother. तब वह कहता है, कल से 15 दिन बाद में, फॉर्टनाइट्स यानी 15 दिन बाद में। तब मैं बुदबुदाता का धन्यवाद। Then I would murmur, thank you, good morning, Mr. Gassler, good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand. फिर वह गुड मॉर्निंग बोलता है, सुबह की नमस्ते मिस्टर गिस्लिन। वह उस लेदर के टुकड़े पर दृष्टि रखते हुए उस उत्तर देता है, आंसर देता है, गुड morning. And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. और जब मैं शॉप के दरवाजे पहुंच पाता, मुझे अपने चप्पले की टिप टप की आवाज़ सीढ़ियों पर चढ़ने की सुनाई देती। फिर वह अपने बूटों के स्वप्न में चला जाता, अर्थात बूटों की दुनिया में खो जाता, बूट्स बनाने में लगा रहता।
I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked you know. मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मुझे उससे कहने का यह अवसर मिला, मिस्टर गेस्लर, आप जानते हो कि पिछले एक जोड़ी बूट चरचर की आवाज़ करते हैं. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or quality. The statement then said, "I shouldn't have pricked." कुछ समय तक वह बिना कुछ बोले मेरी ओर देखता रहा, जैसे ही वह उम्मीद कर रहा हो कि मैं अपनी कही बात वापस ले लूं या इसमें कुछ अन्य बात जोड़कर मैं उसको बोलूं. फिर वह बोला, इसमें से चरमराहट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए. It did. I am afraid you got them bad before they found themselves. I don't think so. तुमने उन्हें उनकी सही स्थिति आने से पहले भिगो दिया होगा. मैं ऐसा नहीं सोचता. At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry. He had mentioned these grave things. "Gent them back," he said. "I will look at them." वह धीरे से कहता रहा. इस बात पर उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, जैसे मानो कि वह उन बूटों को याद करने की कोशिश कर रहा हो. और तब मुझे खेद हुआ कि मैंने इस गंभीर बात को उसे बताया. फिर उसने कहा, उन्हें वापस भिजवा दो, मैं उनकी जांच करूँगा. Jam boots, he continued slowly, are bad from but if I can do nothing with them, I take them off your bill. Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots for bought in an energy at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." एक बार वह धीरे से कहता रहा, कुछ बूट जन्म से ही बुरे होते हैं. यदि मैं उन बूट को ठीक न कर सका तो उनकी कीमत आपको वापस लौटा दूंगा. एक बार मैं बिना ध्यान दिए उसकी शॉप पर गया था. मैंने जल्दी में किसी बड़ी शॉप में से क्रय किए जूते पहने थे. मेरे आते ही उसने मेरा ऑर्डर बिना कोई चमड़ा स्वीकार कर लिया था और मैंने फील किया कि उसकी दृष्टि मेरे पैरों में निम्न स्तरीय बूटों की परख कर रही थी. अंत में उसने कहा, ये मेरे बूट नहीं है. The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. उसके बात करने के तरीके में ना तो वो उसने गुस्सा किया, ना ही दुख प्रकट किया, और लेकिन ऐसा कुछ कहा, ऐसी बात कही कि जैसे कि रक्त जम गया हो, ब्लड जम गया हो. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortably. उसने अपना हाथ नीचे रखा और फिंगर से प्रेस किया जहाँ पर लेफ़्ट बूट आराम से कंफर्टेबल नहीं था, आरामदायक नहीं हो रहा था. वहाँ पर उसने प्रेस किया फिंगर से. Head up, you dear, he said, "Does big whims away no self-respect?" And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. यह तुम्हें यहाँ चुभता है, उसने उससे कहा. बड़ी शॉप का अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, और तब मानो कि किसी ने उसके ही अंदर रास्ता दिखा दिया हो, अर्थात जैसे कोई चीज़ उस बूट में टूट गई हो और उसका पता उसने लगा लिया हो.
He spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardship of his trade. वह बहुत देर तक क्रोध व निराशा से बोलता रहा। ये केवल एकमात्र समय था जब उसने अपने व्यवसाय की कठिनाइयों और हालातों की चर्चा की, वरना अभी तो कोई कंप्लेन नहीं आई थी। They get it all, he said. They get ID by advertisement, not by work. Not by work. उसने कहा वे ये सब प्राप्त करते हैं, वे विज्ञापन से इसे प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने काम के माध्यम से नहीं। They take it away from us who love our boots. It comes to these presently I have no work. Every year it gets less. You will see. वे इससे कस्टमर हमसे छीनते हैं जो हमारे बूटों को पसंद करते हैं। इसका रिजल्ट यह है कि इस समय मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। प्रत्येक वर्ष यह कम होता जा रहा है। आप इसे देखोगे अतः आप इसे समझोगे। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. और उसके झुर्रीदार चेहरों को देखकर मैं उन चीज़ों को समझ गया उनकी ओर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। वे थी दुखदाई वस्तुएं, कठिन संघर्ष और बहुत ही ज़्यादा वाइट हेयर जो अचानक ही उसकी रेड बियर्ड में मुझे दिखे।